वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। चांदी का भ्रम। क्यों चांदी की चमक में एक ऐसी कमजोरी छिपी है जिसे किसी भी गंभीर निवेशक को सुरक्षा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर जरा भी नजर डाली हो तो आपको लगेगा कि हम चांदी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि अगले ओलंपिक में खिलाड़ी अब गोल्ड नहीं सिल्वर मेडल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने मजाक में कहा कि गोल्ड फ्लेक सिगरेट्स का नाम अब सिल्वर फ्लेक रखा जाएगा। वहीं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लगातार ऐसे चार्ट शेयर कर रहे हैं जो साबित करने पर तुले हैं कि चांदी अब सोने को पीछे छोड़ने वाली है। ये सब तब तक मजेदार लगता है जब तक ये एहसास ना हो कि हर कमोडिटी क्रेज की शुरुआत इसी तरह होती है, जब भरोसा मजाक में बदल जाता है। अपने आप मजबूत साइकिल शुरू होती है। लोग कहते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं इसलिए दाम बढ़ते हैं, और दाम बढ़ते हैं इसलिए लोग कहते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं। औद्योगिक मांग, सप्लाई की कमी और सोलर पैनल की कहानियां बस इस मौके से चूकने यानी फोमो से जुड़ी मानसिकता पर लिपटी तर्कसंगत परतें हैं। हाल की सबसे समझदार टिप्पणी नसीम निकोलस तालिब ने की, जिन्होंने कहा यह सोचना गलत है कि चांदी और सोना एक ही एसेट क्लास में आते हैं। ये दोहराने लायक बात है। सोना एक अनोखी जगह रखता है क्योंकि केंद्रीय बैंक इसे अपने रिजर्व एसेट्स के रूप में रखते हैं। यही संस्थागत मांग उसके मूल्य के लिए एक स्थायी आधार बनाती है। जब तक सरकारें सोना संचित करती रहेंगी तब तक उसे सिर्फ एक ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं माना जा सकता। लेकिन चांदी को यह दर्जा कभी नहीं मिला। कोई भी सरकार इसे रिजर्व में नहीं रखती, ना ही कोई केंद्रीय बैंकर इसकी कीमत को लेकर चिंतित होता है। इसका मूल्य पूरी तरह निजी भावना और अल्पकालिक औद्योगिक मांग पर निर्भर है। कह सकते हैं कि यह कॉपर की तरह है जिसे सोना जैसा मानने का भ्रम होता है। सोना और चांदी सांस्कृतिक रूप से तो सोना चांदी है, लेकिन वित्तीय रूप से कभी साथ नहीं चलते। 70 के दशक में सोना चांदी और चांदी सोना नाम की 2 फिल्में बनी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों धातुएं एक साथ आगे बढ़ी हैं। चांदी के समर्थकों का पसंदीदा तर्क है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर सेल्स के कारण औद्योगिक मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह नई बात नहीं है। चांदी के रासायनिक और विद्युत से जुड़े गुण दशकों से जाने जाते हैं। यही कहानी 2011 की तेजी में भी थी, जब चांदी न्यूयॉर्क में $48 प्रति औंस और भारत में 57,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी, और सिर्फ 8 दिनों में 25% गिर गई। 2011 से अब तक चांदी ने लगभग 3% वार्षिक रिटर्न दिया है, यानी महंगाई के बराबर। एक ऐसे एसेट के लिए जिसे हमेशा ब्रेकआउट के कगार पर बताया जाता है, यह बहुत लंबा ठहराव है। कुछ लोग मुद्रा के कमजोर होने को दोष देते हैं, कहते हैं कि रुपया गिरा है इसलिए चांदी कमजोर लगती है। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसका तर्क निवेश के लिए नहीं बनता। दूसरे कहते हैं कि छिपी ताकतें चांदी को दबा कर रखे हुए हैं और अब तेज उछाल आने वाला है। ऐसे सिद्धांत हर दशक में आते हैं और अगली गिरावट के साथ गायब हो जाते हैं। तकनीकी बदलाव भी कभी कभी उल्टी दिशा दिखाते हैं। 20वीं सदी के अधिकांश समय फोटोग्राफिक फिल्म और पेपर वैश्विक चांदी उत्पादन का 1/3 उपभोग करते थे। अब यह लगभग शून्य है। इसलिए यह मान लेना कि कोई नई टेक्नोलॉजी अचानक मांग बढ़ा देगी तब तक व्यवहारिक नहीं जब तक कोई ठोस आधार न हो। कम से कम सोने की भूमिका तो स्पष्ट है। यह मौद्रिक अस्थिरता के खिलाफ बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। चांदी ऐसा अनुशासन नहीं देती। यह सोने के एक लेवरेज संस्करण की तरह व्यवहार करती है, जहां फायदा और नुकसान दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती। अगर सोना 10% बढ़ता है तो चांदी 20% बढ़ सकती है, लेकिन अगर सोना 10% गिरता है तो चांदी 40% गिर सकती है। यह डाइवर्सिफिकेशन नहीं, जोखिम का बढ़ना है। सट्टेबाजों को यह रोमांचक लग सकता है, लेकिन गंभीर निवेशकों को यह डरावना लगता है। हाँ, चांदी कुछ समय तक और बढ़ सकती है। मोमेंटम तर्क को कुछ समय के लिए मात दे सकता है, पर निवेशकों को यह समझना चाहिए कि वे किस चीज में निवेश कर रहे हैं। जब यह शोर थमेगा, चांदी फिर उसी जगह लौट जाएगी। यह ट्रेडर्स के लिए खिलौना साबित होगा जिसे कभी कभी निवेश समझ लिया जाता है। इसलिए मीम्स और चुटकुले एंजॉय करें, वो इस पूरी सिल्वर रश का सबसे स्वस्थ हिस्सा है। बस याद रखिए, खेलों की तरह बाजारों में सिल्वर मेडल का पीछा करना शायद ही कभी अच्छा नतीजा देता है, क्योंकि ये हमेशा खेल खत्म होने के बाद दिए जाते हैं।